स्टूडियो में बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एयर डिजीज़ की। कुछ कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं एनटी में अकॉर्डिंग टू एयर, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज़ योर डेफनेस। व्हाट इज़ डेफनेस? इट इज़ बेसिकली डिक्रीज्ड इनएबिलिटी टू हेयर, एंड इसकी हमें क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। एंड इसकी हमें जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई ये पता होनी चाहिए फॉर अगेन MCQs पर्पसेस। पार्शियल और कंप्लीट डेफनेस होती है, ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल हेयरिंग है दैट इज़ अप टू 25 डेसिबल्स के 25 डेसिबल्स तक की आवाज़ जो है नॉर्मल इंडिविजुअल, हम जिस तरह नॉर्मल है वो सुन सकते हैं। अब जिनको डेफनेस होती है जिनको डेफनेस होती है उनको ज़्यादा साउंड चाहिए होती है आवाज़ को, मतलब वही साउंड को समझने के लिए। अब जिन्हें माइल्ड डेफनेस होगी दे आर ओनली एबल टू हेयर मिनिमम 26 to 40 डेसिबल्स। नॉर्मल बंदा क्या कहते हैं मिनिमम 25 डेसिबल्स तक सुन सकता है। जिनको माइल्ड डेफनेस होगी वो 26 से 40 डेसिबल्स तक मिनिमम सुन सकते हैं। जिनको मॉडरेट डेफनेस होगी दे कैन ओनली लिसन मिनिमली टू 41 to 55 डेसिबल्स। जिनको मॉडरेटली सीवियर डेफनेस है वो उनकी 56 से 70 डेसिबल्स है। जिनको सीवियर डेफनेस है उनको मिनिमम आवाज़ ही 71 to 91 डेसिबल्स में सुनाई देती है। एंड जिनकी प्रोफाउंड स्टोन डेफनेस है उनकी मोर देन 91 डेसिबल्स पे उनको सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ी डेफनेस की पता होनी चाहिए। कितनी तरह की डेफनेस, ये अकॉर्डिंग टू WHO है। वैसे कितनी तरह की क्लासिफिकेशन क्या होती है डेफनेस की? किताब में 4 तरह की दी हुई है। मेनली जो मेन 2 होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल। कुछ किताबों में मिक्स्ड भी लिखा जाता है। नॉन ऑर्गेनिक बेसिकली कोई वो होती नहीं है, क्लासिफिकेशन होती नहीं है। इवन आई डोंट नो इस बुक में क्यों लिखी हुई है। मेन ये 2 हैं, कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल। अलग से मिक्स्ड का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिव डेफनेस की। अब इन कंडक्टिव डेफनेस द पैथोलॉजी इट बेसिकली लाइज इन द कंडक्टिव पाथवे ऑफ द साउंड टू द इनर ईयर। हमने पीछे फिजियोलॉजी में पढ़े थे कि ईयर को हमने 2 फिजियोलॉजिकल एपरेटस में क्लासीफाई किया हुआ है, एक कंडक्टिव में और एक सेंसरी न्यूरल एपरेटस में। तो जब भी कंडक्टिव एपरेटस के लेवल पे कोई मसला आ जाए दैट वुड लीड टू कंडक्टिव डेफनेस। और इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो आवाज़ होगी दैट वुड अपीयर क्वाइटर बट इट वुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड याद रखना है कि एक्सटर्नल या मिडिल ईयर के लेवल पे टिल द लेवल ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज कोई ना कोई पैथोलॉजी लाइक कर रही होगी। साउंड अपीयर्स क्वाइटर बट नॉट डिस्टॉर्टेड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अब लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल एंथम गा रहा है, तो अब उसको नेशनल, अगर किसी को कंडक्टिव डेफनेस है उसको नेशनल एंथम पता होगा कि नेशनल एंथम गाया जा रहा है, आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी लेकिन वो कम आवाज़ में सुनाई दे रहा होगा कि साउंड वुड बी अपीयरिंग क्वाइटर लेकिन इट वुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड। एंड याद रखने का जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है पेशेंट की दैट इज़ वेल मेंटेन्ड बिकॉज द पेशेंट हेयर्स हिज ओन वॉइस क्लियरली। जिनको कंडक्टिव डेफनेस होती है वो नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। आगे जब हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस देखेंगे तो उनमें हम ये देखेंगे कि उन वो वाले इंडिविजुअल्स ज़ोर से शोर से ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे थे क्योंकि उनको अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही होती। वेयर एज कंडक्टिव डेफनेस वाले पेशेंट्स को दे कैन बेसिकली हेयर देयर स्पीच ईजीली। ऑटोस्क्लेरोसिस में एक कंडीशन होती है विच इज़ नोन एज पैराक्यूसिस विलिसा, जिसको हम ऑटोस्क्लेरोसिस में अगेन पढ़ेंगे अलग से कि व्हाट इज़ पैराक्यूसिस विलिसा। इट इज़ बेसिकली अ फिनोमेना वेयर द पेशेंट हेयर्स बेटर इन द नॉइजी इन्वायरमेंट देन द क्वाइटर एंड साउंडलेस वन। कि ये अपना जो पेशेंट है वो उसको शोर शराबे में ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही होती कंपेयर टू अगर वो किसी पीसफुल या साउंडलेस जगह पे बैठा हो। अब डेफनेस की क्या क्या कॉमन कॉजेज़, कंडक्टिव डेफनेस की क्या क्या कॉमन कॉजेज़ होती हैं ऐसे कि मैं लिखने को आ सकती हैं या वाइवा में पूछा जा सकता है। मेन इज इम्पैक्टेड वैक्स इन योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन सम एनी बिग फॉरेन बॉडी इन योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑटोमाइकोसिस, बॉइल्स, ट्यूमर्स, congenital atresia and malformations, acute and chronic otitis media with effusion, trauma, otosclerosis, tympanosclerosis, eustachian tube dysfunction और iatrogenic। ये शुरू की 5 6 तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस की कि अब उसमें सेंसरी न्यूरल जो कंपोनेंट है उसके लेवल पे कोई मसला है कि या तो सेंसरी एंड ऑर्गन जो कोक्लिया आता है उसमें या जो न्यूरल कनेक्शंस आ जाते हैं टिल द हायर सेंटर ऑफ योर हेयरिंग इन टेम्पोरल लोब विच इज प्रेजेंट एट द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। कि नर्व के लेवल पे कोई मसला है, वही उन्होंने डिफाइन किया है कि सेंसरी डेफनेस होती है और एक न्यूरल डेफनेस होती है। सेंसरी डेफनेस के मतलब कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं लाइक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कॉकलिया जो मेन ऑर्गन है उसमें कोई मसला है। और न्यूरल डेफनेस का ये मतलब है कि कॉकलियर नर्व में या जो भी नर्व्स का पाथ पे लेकर जा रहा है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस तक उन नर्व्स में कोई मसला आया हुआ है। सो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस। अब यहाँ पे क्या रखना है कि साउंड अपीयर्स क्वाइटर एज वेल एज डिस्टॉर्टेड। पीछे जो साउंड थी इट वॉज ओनली क्वाइटर बट नॉट डिस्टॉर्टेड। इन सेंसरी न्यूरल डेफनेस साउंड इज क्वाइटर एंड डिस्टॉर्टेड। एंड ये देखा गया है कि जो डिस्टॉर्शन ऑफ द साउंड इट्स मोर प्रोनाउंस इन योर न्यूरल टाइप, क्योंकि अगेन अगर नर्व में कोई मसला आएगा तो जो साउंड है वो ईजिली हमको उस पेशेंट को क्या कहते हैं उसको वो सही से क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा। जो पेशेंट है ही मे नॉट हेयर देयर ओन वॉइस प्रॉपर्ली, सो एज अ रिजल्ट देयर स्पीच इज़ ऑल्सो लाउड। मैंने पहले बता दिया था
क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ कॉन्जेनिटल कॉजेज़ हो सकती हैं जिसमें जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आ जाती हैं। लाइक उन्होंने पेरीनेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल दी हैं। लेब्रिंथाइटिस, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फेटिक लीकेज, ट्रॉमा टू inner ear, acoustic trauma, noise induced hearing loss, mania disease, acoustic neuroma, presbycusis, ototoxicity, idiopathic, central systemic, इन्होंने अलग अलग कॉजेज दिए हैं सेंसरी न्यूरल के, जिसमें से हमको कॉन्जेनिटल, लेब्रेंटाइटिस, नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, मेनियर डिजीज और ट्रॉमा एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर मिक्स डेफनेस होती है। मिक्स डेफनेस दो ही कंडीशन में मेनली जो जिस कंडीशन में देखी जाती है वो ऑटोस्क्लेरोसिस में देखी जाती है। याद रखना है कि इन मिक्स डेफनेस बोथ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल डेफनेस आर प्रेजेंट। ऑटोस्क्लेरोसिस को जब हम अलग से उसका चैप्टर में पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे, वरना इसमें होता क्या है कि जो हमारी मिक्स डेफनेस होती है इसमें ऑटोस्क्लेरोसिस में देखा गया सबसे पहले कंडक्टिव डेफनेस जाती है, उसके बाद सेंसरी न्यूरल डेफनेस चली जाती है। और जब हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया भी पढ़ेंगे तो उसमें जो कोलेस्टिटोमा है उसमें भी देखा गया कि उसमें भी मिक्स डेफनेस मिलती है, लेकिन मेन ऑटोस्क्लेरोसिस का याद रखना है मिक्स डेफनेस मिलती है। लास्ट मैंने क्लासिफिकेशन बताई हुई दैट इज जो नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस, अगर नहीं भी याद हो तो खैर है। इट इज़ बेसिकली देयर इज़ नो फंक्शनल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल डेफनेस, देयर इज़ नो पैथोलॉजी। इसमें ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स कोई कंपनसेशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए या अपने फ़वाइद के लिए जो एक्ट कर रहे होते हैं कि उनको डेफनेस है, वो वाली टाइप्स इसमें आ जाती हैं कि मेलिंजरिंग फॉर कंपनसेशन, मेडिको लीगल पर्पसेस, साइकोसिस, हिस्टेरिया एंड अदर साइकोलॉजिकल इलनेसेस। जब भी कोई डेफनेस का पेशेंट आएगा तो हम क्या क्या हिस्ट्री लेंगे, ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग लॉस, ऑनसेट कब से हुआ, सिवियरिटी कितनी है, प्रोग्रेस कर रही है नहीं कर रही, कंटिन्यूस है, इंटरमिटेंट है, फ्लक्चुएंट है, यूनिलेटरल है, बायलैटरल है, हेयर्स बेटर इन नॉइजी रूम और इन अ क्वाइट रूम, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच और नॉट, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, एग्रेवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री तो कोई नहीं है जो हम नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस में देखते हैं, एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स नहीं है, यूज़ ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स तो नहीं है, या कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ हुआ। सो दीज और कम अंडर योर हिस्ट्री पॉइंट्स। पेन की बात करते हैं या ओटेल्जिया, दो तरह का आता है, एक ओटेल्जिया एंड एक आता है रेफर्ड ओटेल्जिया। जो ओटेल्जिया इज बेसिकली पेन इन योर ear ड्यू टू एनी कॉम्प्लिकेशन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ear, whereas referred otalgia is when the complication is present somewhere else but the same sensory nerve supply leads to the pain in ear। कि ओटेल्जिया क्या है, कान के लेवल पे ही कोई मसला है तो कान में दर्द हो रहा है। रेफर्ड ओटेल्जिया क्या है कि हमारे पास रेफर्ड ओटेल्जिया की जो हम डिफरेंट कॉजेज पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलाइटिस की वजह से सिंस सेम नर्व सप्लाई प्रेजेंट है जो कि ईयर को भी सप्लाई करती है और टॉन्सिल्स को भी, तो एज अ रिजल्ट रेफर्ड ओटेल्जिया में होता है कि वो रेफर्ड पेन हमें मिलता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या बताएंगे उन्होंने अपना। अच्छा, पेन का याद रखना है कि जो पेन होता है, जो ओटेल्जिया होता है ईयर में, वो या तो एक्सटर्नल ईयर के लेवल पे कोई कॉम्प्लिकेशन होगी या मिडल ईयर के लेवल पे। इनर ईयर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई भी ना तो पेन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इनर ईयर इट डज नॉट हैज़ एनी पेन फाइबर्स। तो ये चीज़ याद रखनी है, ओनली एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर की कॉम्प्लिकेशंस लीड्स टू पेन। वो उन्होंने डिफरेंट बताएंगे, ये हम अलग से आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे भी ये सब कॉम्प्लिकेशंस। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन सी आ जाती हैं, एक्यूट डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, बॉयल ओटोमाइकोसिस, बुल्लस मेनिंजाइटिस, herpes zoster पेरिकोंडाइटिस, ट्रॉमा, इम्पैक्टेड वैक्स, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना और नियोप्लेजिया। मिडल ईयर की कौन कौन सी आ जाती हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विद कॉम्प्लिकेशंस, मेस्टोइडाइटिस, मेस्टोइडाइटिस एब्सेस, ट्रॉमा, हीमोटिम्पेनम, ओटाइटिक बैरोट्रॉमा, नियोप्लाज्म्स। रेफर्ड ओटेल्जिया वही उन्होंने सारी चीज़ बताई हुई, पूरी नर्व सप्लाई का उन्होंने बताया हुआ अलग से। रेफर्ड ओटेल्जिया की क्या क्या कॉजेज़ हैं, पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी ऑपरेशन, पोस्ट एडिनोइडेक्टमी ऑपरेशन, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एनी नेजल और पीएनएस डिजीज, डेंटल डिजीजेस और टूथ एक्सट्रैक्शन, कार्सिनोमा ऑफ पेरिफॉर्म फोसा, बेस ऑफ टंग, टॉन्सिल, अल्सर्स इन द माउथ और फेरिंक्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और आर्थराइटिस, क्योंकि ये देखा गया कि जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ईयर की दैट इज सप्लाइड टू सर्वाइकल प्लेक्सिस, सलाइवरी ग्लैंड डिजीज एंड टीएमजे की डिसफंक्शन। पेन की भी हिस्ट्री किस तरह लेते हैं, उसमें हम ड्यूरेशन पूछेंगे, ऑनसेट पूछेंगे, कंटिन्यूस है या इंटरमिटेंट है, अगर इंटरमिटेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग्स क्या हैं, प्रोग्रेशन पूछेंगे, सिवियरिटी पूछेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, साइट ऑफ रेडिएशन ऑफ साइट एंड द रेडिएशन ऑफ पेन, वो जो सोक्रेटीज सारी आ जाते हैं, एग्रीवेटेड रिलीविंग फैक्टर एसोसिएटेड सिम्टम। देन कम्स योर ओटोरिया विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर। अब याद रखना है कि जो डिस्चार्ज यूजली अराइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और योर मिडल एयर क्लेफ्ट। अगर तो कोई डिस्चार्ज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से अराइज कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर क्लियर होगा, इट वुड नेवर बी म्यूकस। जब भी म्यूकस या म्यूकोइड या म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, इसका ये मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई जो पैथोलॉजी है वो मिडल एयर क्लेफ्ट के लेवल पे क्या कहते हैं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से म्यूकोइड या म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज अराइज कर रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल एयर के लेवल पे कोई म्यूसिनस ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए हमारे पास जो भी हम अगर म्यूकोइड या म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज होता है वो कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से नहीं आता, वो हमेशा क्लियर ही आता है। जो भी म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज होता है ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द मिडल एयर क्लेफ्ट। अगर वाटरी डिस्चार्ज निकल जाए तो इट मीन्स कि कोई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि निकल लो, CSF ओटोरियो विच यूजली प्रेजेंट्स आफ्टर एनी हेड इंजरी और आफ्टर एनी ईयर सर्जरी।
Purulent discharge is often associated with एटिकोएंट्रल या स्कोमस टाइप ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, हम उसमें पढ़ेंगे, या वो पेशेंट्स जिनमें कोई लार्ज बॉयल्स हों और उनका उन बॉयल्स का स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाए तो उनमें भी पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज के पेशेंट में देखा जाता है अगर तो कोई ग्रैन्युलेशन टिश्यू की प्रेजेंस हो, कोई मैगेट्स प्रेजेंस हो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, या स्पॉन्टेनियस रप्चर हो गया टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का विच इज सीन इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, या कोई वेस्कुलर ट्यूमर्स ऑन लाइक हीमेंजियोमा, ग्लोमस जुगुलर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द ईयर। कॉजेज क्या क्या कॉमन ईयर डिस्चार्ज की? acute suppurative otitis media, chronic suppurative otitis media, acute diffuse otitis externa, acute diffuse otitis externa, malignant otitis externa, seborrheic otitis externa, automycosis, boils after rupture, wax, carcinoma, CSF, otorrhea। अगेन इसकी भी 4-5 याद रखनी क्योंकि ये चीज़ें वाइवा में भी पूछी जा सकती हैं, अलग से ऐसी क्यों लिखने को आ सकती हैं। हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे? ड्यूरेशन, ऑनसेट, कंटिन्यूस है, इंटरमीडिएट है, क्वांटिटी कितनी है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है उसकी, ब्लड स्टेन है नहीं है, एग्रेवेटेड रिलीविंग फैक्टर एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछेंगे। देन कम्स योर टिनाइटिस। टिनाइटिस इज बेसिकली सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ साउंड और नॉइसेस इन द ईयर और हेड, या रिंगिंग सेंसेशंस इन योर हेयर, या बजिंग या हिसिंग या हैमिंग सेंसेशंस। दो तरह से इसको क्लासीफाई किया हुआ है, एक तो टिनाइटिस विद डेफनेस, टिनाइटिस विदाउट डेफनेस, ये इसकी क्लिनिकल फॉर्म्स हैं, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। और अलग से जो हमने क्लासीफाई किया है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस और सब्जेक्टिव टिनाइटिस आ जाते हैं। टिनाइटिस विद डेफनेस जो कि सबसे कॉमनली देखा जाता है, किन डिजीज़ में देखा जा सकता है? प्रेस्बाइक्यूसिस, मेनियर डिजीज, ऑटोटॉक्सिसिटी, एक्यूस्टिक ट्रॉमा, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, एक्वेस्टिक न्यूरोमा, लेब्रेंथाइटिस, ओराइटिस मीडिया, स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन, वैक्स, ग्लोमस ट्यूमर। अगेन 4-5 याद रख लेनी है। एंड विदाउट डेफनेस में मोस्ट कॉमन तो हमारे पास है इडियोपैथिक, मेन चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा अलग से इन्होंने हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कोई वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, माइग्रेन, एपिलेप्सी और ये डिफरेंट कॉजेज दी हुई हैं विदाउट डेफनेस की। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेनाइटिस में क्या फ़र्क है? जो ऑब्जेक्टिव टेनाइटिस है ना, जो कि थोड़ा लेस कॉमन है, उसमें एक तो टेनाइटिस पर पेशेंट को तो सुनाई दे ही रहा होता है, साथ में जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी वो टेनाइटिस ऑडिबल होता है। इट इज़ वेरी रेयर कि द साउंड इज क्रिएटेड समवेयर एल्स इन द बॉडी, यूजली इन द ईयर, हेड और नेक, बट इट हैज़ अ मस्कुलर और वेस्कुलर एटियोलॉजी। एज ए रिजल्ट वो आसपास के लोगों को भी सुनाई दे रहा होता है और बहुत रेयर होता है। जो सब्जेक्टिव टेनाइटिस है जो कि यूजली मिलता है कि जो टेनाइटिस है इट इज़ ओनली ऑडिबल टू द पेशेंट, तो उसको रिंगिंग रिंगिंग की बजिंग की सेंसेशन आ रही होती है। टेनाइटिस की भी हिस्ट्री किस तरह लेंगे? ड्यूरेशन, नॉन सेट प्रोग्रेशन, यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, एसोसिएटेड विद डेफनेस है नहीं है, करेक्टर और नेचर कैसी है, एग्रेवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स और एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछेंगे। वर्टाइगो का अलग से हम पढ़ेंगे अलग चैप्टर में जब उसकी वीडियो बनाऊंगा। इचिंग भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम अलग से ओटाइटिस एक्सटर्ना में देख लेंगे। स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी को भी हम अलग से देख लेंगे, लेकिन ये देखा गया कि जो स्वेलिंग है पिना की, इट यूजली अकर ड्यू टू पेरिकॉन्ड्राइटिस या ड्यू टू ट्रॉमा विच इज सीन इन बॉक्सर्स एयर्स। और इसमें ये देखा गया कि अगर तो कोई पोस्ट ऑरिकुलर स्वेलिंग हो दैट इज कॉमनली ड्यू टू मैस्टॉइड एब्सिस, एंड अगर कोई प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग हो दैट इज यूजली ड्यू टू इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस और सिस्ट। फेशियल पैल्सी का भी मैं अलग से पढ़ाऊँगा। हाइपरएक्यूसिस और ऑटोफोनी का एक बता देता हूँ, ब्लीडिंग भी इतना कि कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड जो आपके पास वो ट्रॉमा और फॉर्म बॉडी हो हम अलग से ये चीज़ें पढ़ेंगे। हाइपरएक्यूसिस और ऑटोफोनी का डिफरेंस बता देता हूँ। हाइपरएक्यूसिस इज योर when an individual has increased sensitivity to sound and as a result he hears unpleasantly loud। कौन कौन सी कंडीशन में हाइपरएक्यूसिस हो जाता है? ऑटोटॉक्सिसिटी, नॉइस एक्सपोजर, हेड इंजरी, मेनियर डिजीज, फेशियल नेर्व पैरालिसिस, माइग्रेन, डिप्रेशन। के हाइपरएक्यूसिस में बेसिकली होता ये कि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, पर्सन को आसपास की जितनी भी आवाज़ें वो कंपेयर टू नॉर्मल ज़्यादा शोर से और ज़्यादा इंटेंसिटी से सुनाई दे रही होती हैं। वेयर एज ऑटोफोनी या टेम्पेनोफोनी क्या होता है? ऑटोफोनी इज अनयूजुअल लाउड ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ द पर्सनस ओन वॉइस एंड समटाइम्स इवन हिज ओन ब्रीदिंग साउंड्स। मेन डिफरेंस ये कि हाइपरएक्यूसिस में बंदे को आसपास की जो आवाज़ें वो ज़्यादा सुनाई दे रही होंगी, उनकी लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। वेयर एज ऑटोफोनी, ऑटो एज द नेम सजेस्ट, ऑटोफोनी है कि पर्सन को अपनी वॉइस या अपने जो भी ब्रीदिंग साउंड्स हैं या स्नोरिंग की साउंड्स हैं वो उसको उनका परसेप्शन बढ़ जाएगा, वो उसको अनयूजली लाउड सुनाई दे रही होंगी। और ये किन कंडीशन में देखी जाती हैं? कोई फ्लूइड प्रेजेंट हो मिडिल ईयर के लेवल पे, कोई एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक हो गई हो वैक्स की वजह से, या हेयरिंग एड वो यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें देयर इज एबनॉर्मली पेटेंट यूस्टेशन ट्यूब। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ ईयर डिजीजेस। आई होप इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।